नमस्कार। विरासत न्यूज और नियब की इस स्पेशल कवरेज में आप सबका स्वागत है। और ये बड़ा ही गमगीन माहौल है कि हमें बार बार ऐसी डिबेट्स करनी पड़ रही है जो इकोनॉमी से मतलब नहीं रखती हैं, जो उत्थान से मतलब नहीं रखती है, जो हमारे पास अंदर के इश्यूज हम डिस्कस किए जा रहे हैं। और निर्भया कांड जब हुआ था 2012 में, उसके बाद हमारी रूह कांपी थी। उसके बाद बंगाल में ही आरजी कर का जब केस हुआ था तो वो इलेक्शन का मुद्दा तक बना था। लेकिन उसके बाद ही 13 साल की एक बच्ची के साथ गंगानगर में जो गैंग रेप हुआ है और 30 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, इसमें इनकाउंटर किया है सरकार ने। लेकिन क्या इतना काफी है? तो विनोद सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि मतलब कि क्या परिस्थिति है कि अभी तक लॉ एंड ऑर्डर, चाहे आप की भी सरकार की बात करें, ममता बनर्जी सड़क पर भी उतर चुकी हैं इस इशू के मतलब इसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए। लेकिन जो एनकाउंटर हुआ है या ये गतिविधि तक हम पहुंचे भी क्यों, इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, देखो, एक तो ये है कि ये जो है इस तरह के पहला मामला नहीं है, बल्कि हमारे देश में हर साल 3000 से ज्यादा ही रेप के केसेस आते हैं। मतलब हर दिन 80-90 केस आ रहे हैं। मतलब ये कहा जाए, जो आ रहे हैं हमारे सामने, जो पुलिस के सामने आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो तो इससे कई गुना ज्यादा होगा। क्योंकि हमारे समाज में जो इस सेक्स को या रेप को लेके जो टैबू है, सोशल एक टैबू है, जिसके कारण लड़कियां या परिवार के लोग सामने नहीं आ पाते हैं। तो एक्चुअल संख्या तो मतलब हर मिनट एक कह सकते हैं कि हर मिनट कहीं ना कहीं कोई किसी लड़की का, किसी औरत का के साथ उत्पीड़न हो रहा होगा। तो ये एक मतलब आज इतना विकसित हम दावा करते हैं, इतना विकसित होने का, लेकिन इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं जो हमारे समाज के नाम पर या मानवता के नाम पर ही कलंक है, उस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। ये नहीं कि एक घटना हो गई उसमें किसी ने इनकाउंटर कर दिया, या अभी सुना कि भीड़ ने उसको मार दिया, या यहाँ पे जो है श्री गंगानगर में बुलडोजर से जो होटल थे उसको गिरा दिए गए। तो इससे तो काम नहीं चलेगा। जब हो गई घटना तब आप कर रहे हैं। और जब पहले मतलब किस तरह से रिक्शा वाले ने उस लड़की को होटल जाकर के उससे पैसे लिए, और होटल वालों ने 50 लोगों को उसके फोटो लेकर के मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि ये लड़की है। मतलब ये पूरा एक समाज ही है जो उसमें इन्वॉल्व है। एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है ना कि एक घर में कहीं छिप करके हो रहा था। ये तो उसने कई लोगों को मैसेज किए कि इस तरह की लड़की मतलब एक है, और हाँ उससे पैसे लेता था। तो इसमें तो पुलिस वाले का भी इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें जो 50-60 लोग किसको भेजा, उसमें बड़े लोग भी होंगे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे, वो भी होंगे। और ये कोई पहला मामला तो है नहीं कि रिक्शा वाले को पहली बार हुआ और वो जाकर के किसी लड़की को किसी होटल में दे दिया। इससे पहले भी होता रहा होगा। यहाँ पे इस होटल में एक होटल की बात नहीं है, 3 अलग-अलग होटल में ले जाकर के उसके साथ अत्याचार और उत्पीड़न किया गया। तो ये मतलब ये तो बहुत वहाँ का एक बड़ा समाज ही शामिल है। तो इस तरह का ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक किसी के साथ हुआ, कोई अनजाने में सुनसान रास्ते पे पकड़ लिया, उसके साथ रेप कर दिया। इसमें तो पूरा एक से एक इन्फ्लुएंशियल लोग भी इन्वॉल्व है। और किया क्या, बुलडोजर से गिरा दिया, उससे क्या होगा? और जब ये जो होटल है, अवैध कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है। तो अवैध निर्माण तो आप उसकी नींव ही जब अवैध है, और इस तरह से 2-3 होटल तो होंगे नहीं। अभी कहीं आग लग जाती है तो होता है कि ये तो होटल अवैध था, उसको बुलडोजर्स गिरा दिया। तो कहीं जब आग लग जाए तो अवैध है, किसी होटल में कांड हो जाए तो अवैध है, कोई बस में, चलती बस में रेप हो जाए तो उसमें उसको परमिट नहीं मिली थी, या जो भी हुआ था। माने जब घटना हो जाए तब पुलिस जागती है, और पहले सब सोए रहते हैं। तो ये समाज के लिए एक धब्बा है कि हम अपने को विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। और भले ही बाद में कुछ भी हो, कार्रवाई हो, उससे क्या, वो लड़की के साथ जो हुआ और बाकी और दूसरी लड़कियों औरतों के साथ हुआ, क्या वो वापस हो जाएगा क्या? तो इस बिल्कुल। तरह से जो इसके लिए, और ये सोचिए कि इतना
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुआ है, पुलिस का जो रवैया है, पुलिस के पास जो साधन है, वो पुराने ही समय के हैं। अदालतों में जब मामला जाता है तो उसी तरह से सुनवाई होती है, उसी तरह से 40-40 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में, जो फैसला आने में। तो ये तो एक तरह से तमाचा है न्याय व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर और नहीं, समाज पर बिल्कुल और सर, सरकार ये पर। आप बिल्कुल सही एक बात अभी कह रहे हैं। देखा होगा कि एक 40 साल के बाद फैसला आया, जिसमें जी, जिस आदमी के खिलाफ फैसला आया वो बिल्कुल चलने फिरने में वो 85-90 साल का हो चुका है। वो मतलब इस तरह के फैसले का क्या मतलब है? अभी बिल्कुल। भी एक फैसला आया है जो 30 साल 40 साल के बाद आया है, जबकि आदमी जिसको जेल में डाला गया है, उसको 4 लोग 2 लोग उठा करके ले जा रहे हैं। मतलब उसको क्या, उसका तो जीवन का अंतिम क्षण है। उसको अगर उसपे कोई कार्रवाई हो भी गई तो क्या उससे फायदा हुआ? जब बिल्कुल। पूरा जीवन बीत गया तब जाकर के 40 साल के बाद फैसला आ रहा है। और आज के समय में जब रोज इस तरह के मामले रोज बढ़ रहे हैं, हर तरह के एक सोशल मीडिया से रिलेटेड मामले बढ़ते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के मामले हैं, तमाम तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कोर्ट के सामने मतलब अंबार लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं है कि सुनवाई कर सके। तो अगर 40-40 साल के बाद फैसले आएंगे तो उस फैसले का क्या फायदा है? नहीं, बिल्कुल जिसको सही जो कह रहे भुगतना हो हैं। तो भुगत चुका है। नहीं, बिल्कुल। और चारू मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि चाहे 8 महीने की बच्ची हो या 80 साल की बुढ़िया हो, कोई सुरक्षित नहीं है। हम में से कोई भी औरत हो जो यहाँ बैठी है, मैं कह रही आदमी भी अपने आप को अब कह रही है कि वो सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मैरिटल बॉन्ड्स में हो, चाहे वो आउटसाइड ऑफ मैरिटल बॉन्ड्स हो। लेकिन जब आप पुलिस में जाते हो, भगवान करे कि किसी को पुलिस स्टेशन का चक्कर ना लगाना पड़े, क्योंकि वहां पर एक अलग लेवल का टॉर्चर है कि आप अगर कंप्लेंट लिखवाने भी जा रहे हैं तो आपकी कंप्लेंट एफआईआर में तब्दील होगी। यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर पुलिस शासन ही अपना मतलब एक पुरजोर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, तो शायद हमारी जुडिशरी पे इतना लोड ही ना पड़े जिसके बारे में हम इतने सालों से बात कर रहे हैं। और अभी तो एक इनकाउंटर राज शुरू हो गया है। आप अगर किसी का इनकाउंटर कर देंगे तो मतलब एक तरीके से सवाली कार्रवाई होगी ही नहीं। आप तो मतलब आप ही जज बन रहे हैं और आप ही उसका मतलब निर्दाता बन रहे हैं। तो ये कोई मतलब ये ऐसा लॉ एंड ऑर्डर क्या आपको सही लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह का एनकाउंटर अगर होता है तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से वो जो भी मुजरिम है, जो भी अपराधी है, वो इतना बड़ा, अगर हम एनकाउंटर की बात देखें तो कसाब ने जो किया वो बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन फिर भी उसका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि उनको इंफॉर्मेशन लेनी थी, उनको जानकारी लेनी थी कि उसके पीछे कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कितने आतंकवादी संगठन है जो उससे मिले हुए हैं। तो यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि वो एक आदमी ही उससे जुड़ा हो सकता है एक पूरा गिरोह हो सकता है पूरी एक टीम हो। और सही मायने में देखा जाए तो चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, या पिछली भी जो भी गवर्नमेंट रही हो, या हमारा समाज हो, ये जो विकृत मानसिकता है वो पूरी की पूरी मानसिकता एक छोटे से नींव, एक परवरिश पे भी निर्भर करती है। हमारा जो समाज है, हम लड़कियों की परवरिश जैसे करते हैं उस तरीके से लड़कों की परवरिश नहीं करते। हम ये ध्यान देते हैं कि लड़की 7 बजे घर आ रही है कि 8 बजे घर आ रही है, लेकिन हम लड़कों से आने पे सिर्फ इतना पूछते हैं इतनी देर क्यों हो गई। जबकि हमारा ये भी फर्ज है कि हम लड़के पर भी वैसे ही क्वेश्चंस उठाएं। अगर लड़की को कोई लड़का छेड़ देता है तो कई बार हम बोलते हैं कि लड़की को कि नहीं तुम घर में रहो, नहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके का आज का समाज है। लड़के से क्या हम पूछते हैं कि आज बाहर जाके दोस्तों के साथ तुम क्या करके आए हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक लड़के को पुरुष बनने तक में आजादी देती हैं, जो उसकी विकृत मानसिक, और इससे हमारा ये जो समाज है ना, वो समाज पूरा का पूरा समाज इस बात को नॉर्मल मान चुका है। उसके लिए बहुत मामूली सी बात है कि अच्छा ठीक है लड़के हैं, हो गया। बीच में हमारे एक बहुत ही सम्मानित अभी अब नहीं रहे, इसलिए मैं कुछ उनके विषय में ज्यादा कह नहीं सकती। उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। गलती चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी से भी हो सकती है, लेकिन वो गलती जब अपराध की तरफ बढ़ने लगे, जब किसी का नहीं पूरे समाज का विनाश करने लगे, तो वो गलती सिर्फ गलती नहीं रह जाती और उस पर एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो हमें नींव पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर नींव खराब रहेगी तो हम एक सुंदर वृक्ष और उस वृक्ष से एक
फलदार वृक्ष की कामना नहीं कर सकते। तो सही मायने में तो हमें नींव पर ध्यान देना चाहिए, हमें लड़कों की भी परवरिश पर ध्यान देना चाहिए कि हम छोटी-छोटी जो आज़ादी दे रहे हैं, छोटी-छोटी उनको जो छूट देते जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, उससे उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ता है, वो आज़ाद होकर के घूमते हैं। मेरा खुद का बिल्कुल। अनुभव है, मैं साउथ दिल्ली में एक बार ऐसे ही हम लोग मैं और मेरी सिस्टर हम लोग घूमने निकले हुए थे और जब मार्केट से हम लोग वापस आ रहे थे तो रोड क्रॉस करते वक़्त 3 से 4 लड़के बाइक से जाते हैं और वो पलट के बहुत गंदे स्टेटमेंट दे करके, गंदे कमेंट्स करके, मुस्कुराते हुए, एन्जॉय करते हुए, हाथ में सिगरेट और दारू की बोतल लिए हुए वो गुज़र जाते हैं। लेकिन ना तो उनके घर पे उनसे क्वेश्चन होगा और हम ही लोग हैं जो हम लड़कियाँ सोचेंगे अरे छोड़ो ये इनसे कौन भिड़े, किसी कौन कुछ बोले, कहीं कुछ इन लोगों ने कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो लड़कों से तो क्वेश्चन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आज़ाद हैं। आखिर उनका इतना करने का मन कैसे हो गया? उनकी हिम्मत कैसे हो गई? मैंने कभी लड़कियों को नहीं देखा। मेट्रो सिटीज़ में भी लड़कियाँ आज़ादी से घूमती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं या हो सकता है कि वो सिगरेट भी पीती हों और ड्रिंक भी करती हों। लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी लड़के को छेड़ रही हों या किसी लड़के को वो ज़बरदस्ती टीज़ कर रही हों कि वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन छोटा शहर हो, गाँव हो या मेट्रो सिटी हो, मैंने कई तमाम पुरुषों को या लड़कों को ऐसा करते हुए देखा है और वो मानसिकता एक दिन की बनाई हुई नहीं है। वो बचपन से उनके अंदर डेवलप की जा रही है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप की जा रही है, उनसे क्वेश्चन ना करके, उनकी बाउंड्रीज़ ना तय करके, जिसका हम लोगों को हमारे समाज को ध्यान देना पड़ेगा, हमारी पीढ़ी को ध्यान देना पड़ेगा। नो डाउट गवर्नमेंट का, पुलिस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि अगर वो अपनी तरफ से ऐसे कड़े नियम बनाएँगी, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में है, मैंने सऊदी अरब के बारे में भी सुना है कि वहाँ पे ऐसे कड़े नियम हैं कि लोगों की रूह थरथरा जाती है, रूह काँप जाती है, कुछ भी ऐसा स्टेप लेने से। लेकिन क्या गवर्नमेंट तक ही ये चीज़ें हों, वो सही है? क्या हम घर में, समाज में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते? अगर मैं बात करूँ एक धार्मिक बात की, पौराणिक कथा की बात करूँ तो उसमें मैंने कभी पढ़ा था कहीं पे जहाँ पे मेघनाद की पत्नी सुलोचना मेघनाद के वध के बाद मिलना चाहती है कि मेरे पति का वध किसने किया? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा पति जो कि इल्यूज़न क्रिएट कर सकता है, जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल करा सकता है किसी को, तो ऐसे कौन से 2 महापुरुष हो गए जिसने उसका वध कर दिया? और जब राम और लक्ष्मण उनकी इच्छा पे उनसे मिलने गए, तब सुलोचना ने देखते ही कह दिया कि अरे! ऐसे चरित्रवान ही पुरुष हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी जब मिलने गए, तब उनकी नज़रें उनके कदमों पे थी, उनके चरणों पे थी। उन्होंने नज़र उठा कर के देखा तक नहीं। जबकि वो चाहते तो जैसा हमारा समाज है, हम कहीं भी विजय प्राप्त करके आते हैं, तो वहाँ की स्त्रियाँ हमारे राजाओं की भी कथाएँ हम सुन लें, तो वहाँ की स्त्रियाँ हमारी हो जाती हैं। चाहे वो मुगल शासक रहे हों या चाहे हमारे राजपूत शासक रहे हों, कोई भी रहे हों, हम ऐसा सुनते हैं कि जब वो राज्य हासिल कर लेते हैं, तो वहाँ की महिलाएँ, वहाँ की स्त्रियाँ उनके अपने अधिकार में आ जाती हैं, उनकी अधिकृत हो जाती हैं। लेकिन राम जी ने तो ऐसा नहीं किया। ये नहीं, आप कथा सही है, कह रही हैं, सच है, आप सही कह हाँ, रही हैं और मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर जयंत सर आप एक एकेडमिशियन हैं और मतलब हर बार जब हम एक रेप केस की डिस्कशन करते हैं या अभी जैसे हम लोग सिया गोयल और केतन अग्रवाल के केस के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, हर क्राइम को परवरिश और एजुकेशन से जोड़ा जाता है, जो गलत नहीं है क्योंकि आप एक बेटी के पिता हैं और जो भी यहाँ पर वेमेन बैठी हैं उनके घर में भी भाई बाप और बेटे आगे जाकर होंगे या हैं ऑलरेडी। तो परवरिश जो है वो एक इंसान की नहीं, वो पूरा जिसको कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो उस हिसाब से, लेकिन तभी भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक जो पुलिस शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने अपना काम कर दिया, औरतों के लिए सख्त से सख्त कानून है जिनको आदमी ये भी लैमेंट करते कि गलत तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे डाउरी केसेस में होता है या रेप केसेस में होता है या पॉक्सो केसेस में होता है। आधे ज्यादा पॉक्सो केस तो लोग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में लगा देते हैं जहाँ पे लड़की को हाथ तक नहीं लगाया गया होता, सॉरी टू से। लेकिन जब इतना संगीन मामला एक 13 साल की बच्ची के साथ होता है तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है। हमने 31 साल की एक डॉक्टर की जब हत्या होती है तब उस पे इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से प्रशासन ने इतना कड़ा रुख देखा जनता का और जनता ने इसी मुद्दे पर वोट भी किया था। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो मतलब एक एनकाउंटर करके क्या ये एक मतलब तरीका है कि लोगों को शांत कर दिया जाए? और जो इंस्टेंट जस्टिस का एक पैटर्न चला था उत्तर प्रदेश में और तेलंगाना में भी एक केस हुआ था, क्या वो दोबारा वेस्ट बंगाल में कमबैक कर रहा है?
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल सही चारू जी ने बोला, ये मानसिकता का प्रश्न है। इससे पहले कि मैं पर्सनैलिटी क्या होती है या इसमें इस तरह के क्राइम्स में किस तरह की पर्सनैलिटी काम करती है, इस पर रोशनी डालूं, उससे पहले मैं ये कहूंगा कि पुलिस क्या है। पुलिस लॉ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। जो कानून बनते हैं उन कानूनों को जनता माने, और उन कानूनों से पहले उस कानून की अवहेलना करने से जो नुकसान होगा उसका डर जनता के अंदर आए, कानून के प्रति और उस ऊपर वाले के प्रति जो सबका मालिक है। पर हो ये रहा है कि पुलिस अपना काम, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, पुलिस अपना काम उतनी मुस्तैदी से नहीं कर रही, जिसके कारण कोर्ट्स को और मीडिया को इंटरवीन करना पड़ रहा है। इसमें मीडिया खासतौर पे अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है। मीडिया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो मीडिया उसको एक मसालेदार खबर की तरह पेश करती है कि जैसे हर दिन क्या हो रहा है, आज तक, अब तक, कल तक, परसों तक सब कुछ चलता रहता है। अरे दिनों दिन, मिनट मिनट की खबर सुना के करोगे क्या? लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन, लेट द पीपल वर्क, गिव देम स्पेस टू वर्क। एंड आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर घटिया लोग नहीं है, वहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्राइम पढ़ा है और जिस पर काम भी किया हुआ है, एंड दे आर क्वालिफाइड पीपल टू टैकल क्राइम। बट क्या होता है, एक तो मीडिया का प्रेशर, और दूसरा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप ग्लोबल करप्शन इंडेक्स इंडेक्स उठा के देख लीजिए, वी आर नॉट सो फ्री, वी आर नॉट सो इजी कंट्री इन टर्म्स ऑफ लेस करप्शन, वी आर वेरी करप्ट। तो क्या है, नेताओं और पुलिस दोनों के बीच में जो रस्साकशी चल रही होती है, उससे पुलिस को समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या है, और मीडिया का दबाव भी ऊपर से चल रहा होता है, बिकॉज मीडिया इज अ वॉच डॉग। पर मीडिया भी अपना काम वैसे नहीं करती जैसे कि करना चाहिए। तो इस चक्कर में होता यह है कि प्रक्रिया चलती है और गड़बड़ होने लगती है। दूसरी तरफ हमारे कानून जो है, कानून कहने को अच्छे हैं और काफी बढ़िया है, पर उन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि हमारे कानूनों के अंदर ही फ्लॉज हैं। आप देखिए, जितने सारे अभी केसेस हुए हैं, अगर मैं निर्भया केस की बात करूं, 2012 से लेके अब तक कितने साल गुजर गए, आप खुद गिन सकते हैं। इन सालों में जितने भी केसेस हुए हैं, जो भी रिपोर्टेड हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको हम कहते हैं, संज्ञान में आ गया, अगर मैं एनसीआरबी चेक करूं तो उसमें एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट women एज पर एनसीआरबी क्राइम रिपोर्ट 2024 इज ऑफ रेप केसेस, राइट, जो कि रिपोर्ट किए गए। इनमें से जो मीडिया कर रही है उससे जो पुलिस ने काम किया और जो एक्शन जुडिशरी को लेना पड़ा, जुडिशरी ने प्रावधान बनाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ले आए, आपने सबने देखा है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आए, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने जो नतीजा निकाला दैट इज चैलेंज्ड इन द कोर्ट, हायर कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये मामला बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा असम्पशन क्या है कि व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वो दोषी प्रमाणित ना किया जाए। तो इसका फायदा उठाती है ऐसी मानसिकता वाले लोग, जिनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे और प्रूफ तो होगा ही नहीं, और होगा भी तो बरसों गुजर जाएंगे और मामला ठंडा पड़ जाएगा। और इस मानसिकता के चलते लोग क्या करते हैं, लोग इसको इजी ले लेते हैं। अब बात आती है इस मानसिकता की। आप कोई भी रिसर्च मैनेजमेंट की उठा के देख लीजिए, मोस्ट प्रोमिनेंट डेफिनेशन पर्सनैलिटी की क्या है? पर्सनैलिटी इज नॉट फिजिकल, इट इज मेनली मेंटल, इट इज अबाउट ऑल दोज इनर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिफ्लेक्ट योर बिहेवियर which is the outcome of your interaction with the environment। तो हमारे इनर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे मूल्य, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है, हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, हम क्या सोचते हैं, हमारी विचारधारा क्या है। तो इसी के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी थियरीज हैं। इसमें जो रिसेंट रिसर्च हुई है उसमें इस तरह की मानसिकता को पहले सैडिस्टिक डिसऑर्डर बोला जाता था, कि एक सैडिस्टिक मेंटल डिसऑर्डर है। आज की तारीख में इस रिसर्च से ये प्रमाणित हुई है कि ये सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक विकृत व्यक्तित्व है। इट्स अ फुल टाइम पर्सनालिटी ट्रेट विच इज अ डार्क ट्रेट। जैसे नार्सिसिज्म होता है, जैसे साइकोपैथी होती है, वैसे ही
सेडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, इसको हम बोलेंगे सेडिस्टिक पर्सनालिटी। अब ऐसी भी रिसर्च आई है जिसमें बोला गया है नहीं भाई, भारत में सारे जो रेप करने वाले हैं वो सेडिस्टिक नहीं होते, उसमें डिफरेंस है। अरे भाई क्या करें डिफरेंस का क्या करना है? सेडिज्म का मतलब क्या है कि आप किसी को शारीरिक या मानसिक यातना देकर खुश हो रहे हैं और वो आपका मनोरंजन है। वो मनोरंजन क्या है? वो आपको ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। सामने वाले को आप किसी भी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, उसके साथ जो मर्जी कर रहे हैं, उसकी कोई भी उम्र क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करता। बात ये है कि आदमी अनपढ़ है वो भी रेपिस्ट है, आदमी पढ़ा लिखा है वो भी रेपिस्ट है। ये मानसिकता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स वाले बोलते हैं कि नहीं जी ये तो इंसान है, इन्हें गिल्ट होता होगा। कोई गिल्ट नहीं होता जी, मैं सही बता रहा हूँ, कोई गिल्ट नहीं है। वो जो रिक्शे वाला उसको उस बच्ची को लेके गया था, या वो लड़का जिसको मिलने के लिए, वो इंस्टाग्राम का दोस्त जिसको मिलने के लिए वो 13 साल की बच्ची 100 किलोमीटर दूर गई थी उसके पास, उसने भी तो उसके साथ गलत किया ना। नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जैन सर और मौसमी मैम, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर कल को आप या मैं कैब ड्राइवर है और मैंने औरतें कैब ड्राइवर दिखी है, अगर हमें एक अंडर एज बच्ची होटल जाते हुए दिख रही है, क्या हमारा एक इंस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ पर्सन ऑफ सोसाइटी, कि हम पूछें या हम उसको पुलिस में रिपोर्ट करें? आप सोचिए, कस्टोडियल रेप्स होते हैं इंडिया में, आप पुलिस स्टेशन में सेफ नहीं है। आप अगर इंडिया में हैं तो आप एक तरीके से दो इंडियाज में रह रहे हैं, जहां पर एक तरफ तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि बच्चा इंस्टाग्राम पे एक डेट लेकर होटल में जा रहा है, और 13 साल का बच्चा है ये, शी इज ओनली 13। लेकिन यहाँ पर माँ बाप का क्या इंस्टिंक्ट है कि उस बच्ची ने ऐसा काम क्यों किया? यहाँ पर एजुकेशन की बात आती है ना, यहाँ पर एक सिस्टमिक डिसऑर्डर की बात आती है। यहाँ पर अगर मैं एक टीचर हूँ या मौसमी मैम आप एक मदर हैं, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मतलब क्राइम होने के बाद हम क्यों जागते हैं, उसके बाद क्यों कैंडल मार्चेस निकलती हैं, उसके बाद हम लोग पैनल डिस्कशन पे क्यों नहीं बैठते? मतलब इतने सालों से ऐसे पैनल्स आ रहे हैं, चाहे टीवी पर हो, चाहे न्यूज़पेपर में इंडस्ट्री कोर्ट्स वाले स्टोरीज हो, चाहे हम लोग अब यूट्यूब पे आ गए हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है कि रेप्स तो हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। गौरी जी, मैं 7 सालों मैं 7 सालों तक एनजीओ में रही हूँ और कैंडल मार्च मैंने भी किया है बहुत बार। और मेरे अंडर में था कि हर महीने हम लोगों को 2 बार कम से कम विजिट करना होता था अनाथ आश्रम। वहाँ मैंने बच्चियों की हालत भी देखी, और मैं अनाथ आश्रम का नाम नहीं लूंगी। हर बार जो बच्ची एक बार दिखती थी वो दोबारा नहीं दिखती थी, तो मन में बहुत बेचैनी होती थी। और बाद में जब मैंने थोड़ी बहुत इंक्वायरी की तो मेरे सर के पास आया कि मौसमी चंद्रा को मत भेजा कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी आदत थी कि वो बच्ची नहीं दिख रही है। या एक बार किसी ने कहा था मुझे कि रबर बैंड लेकर आइएगा दीदी, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा। तो जब भी मैं गई तो वो लड़की ही नहीं दिखी। तो इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हर बार कुछ भी होता है हम लोग कैंडल मार्च निकालते थे, अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। या फिर इधर लगातार 3-4 दिनों से ये 13 साल की बच्ची का इतना ज्यादा, या उसका वीडियो भी इतना ज्यादा आया सोशल मीडिया पे कि वो बहुत मतलब राइटर हूँ और लिखना होता है फेसबुक पे, लेकिन इस टॉपिक पे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं लिखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। हम लोग निर्भया में बहुत ज्यादा लिखे थे हम लोग सब लोग, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ दिन बहुत हाईलाइटेड रहता है मामला और फिर इतना जल्दी शांत हो जाता है, फिर हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं, मेरे हिसाब से पुलिस नेता या फिर कोई क्या करेगा वो तो बात का है, हम लोग एक समाज में होने के बाद भी अवेयर नहीं रहते हैं जरा सा भी। अगर एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि एक बच्ची को स्कूल से लौटते समय कोई एक कार वाला जबरदस्ती, बाइक वाला जबरदस्ती बिठाने लगा था, तो एक पड़ोसन देखी थी और वो उसको डांटी थी, ये कौन है, क्यों बैठा रहे, तो वो भाग गया जल्दी से। तो आप एक बड़ी घटना को छोटा सा आप एक स्टेप उठा के रोक सकते हैं, बट अभी क्या हो गया ना, हम लोग सब अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए। हम लोगों को मतलब नहीं होता, हम लोग रास्ते में अगर किसी को देखते हैं कि कोई बच्ची को छेड़ रहा है या बड़ी लड़की को ही किसी भी तरह की छेड़खानी होती है, उसको हम लोग बहुत छोटी चीज मानते हैं। अच्छा जाने दो, ये सब होता है। मैं बिहार से हूँ और यहाँ बिहार में हम लोग
बचपन से हम लोग 3 बहनें हैं और हमें पढ़ाया ही इसलिए गया, बड़ा किया गया इसी तरह से कि अगर कोई रास्ते में कुछ बोले तो पलट के जवाब मत देना, कि वो पता नहीं किस मानसिकता से चल रहा हो। तो हम लोगों को आदत हो गई सुनने की, कुछ भी मेरी साली है, ये मतलब कुछ भी एक से एक हम लोग सुनते आए। हमारे यहाँ बच्चों को, लड़कों को नहीं सिखाया जाता है कुछ भी। मेरा बड़ा भाई लेट से आता था घर तो नहीं पूछा जाता था कि तुम क्यों इतनी देर से आ रहे हो। तो हम लोग के फैमिली में है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, हमारी फैमिली में है। मैं अपनी फैमिली भी इंक्लूड करूंगी क्योंकि हम लोग काफी इस तरह की फैमिली से हैं जहां लड़कियों पे बहुत बंदिश रही। तो सबसे पहले तो समाज में प्रॉब्लम है हमारे। और हम लोग क्या होता है ना कि जब किसी बच्ची पे या बड़ी पे, यहाँ पे तो 31 साल की जो डॉक्टर थी उसके साथ भी रेप हुआ, उसका भी मर्डर हुआ। उसके बाद 3 साल की बच्ची के साथ भी हो रहा है। 5 साल की बच्ची का एक दिखाया। तो रेप मर्डर कुछ नहीं है ना, वो कपड़े पहने रहती है उस तरह का जिसको देखकर आपका काम वासना जाग जाए और आप उसके लिए कुछ भी गलत फील करें। लेकिन होता क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया पे इतनी आसानी से सब चीजें उपलब्ध है ना कि वो लोगों के दिमाग में जो क्या हम बोले उसको, कि वो धीरे धीरे उसको साइको बना रही है और वो कहीं ना कहीं अपना निकालते हैं वो फ्रस्ट्रेशन, आप छोटी बच्ची हो चाहे जो भी हो। तो एक तो क्या, सबसे पहले इस तरह की साइट्स बंद होनी चाहिए जो इजिली अवेलेबल है, या इंडिया में ही जो हमारे आसपास के लोग ही जो इस तरह की गंदी मतलब वीडियोस अपलोड करते हैं उसको रोका जाए, इमीडिएट उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये खराब कर रहे हैं और ये और ज्यादा खराब करेंगे। मतलब हम लोग बच्चों के साथ बैठ के कभी कोई रील्स नहीं देख पाते हैं कि कभी भी अचानक से कुछ भी दिख जाएगा। और चाहे आप एडवर्टाइजमेंट में देखिए या कुछ भी, स्त्री देह को इतना आसानी से सुलभ बना दिया गया है। हर चीज पे आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर देंगे। या कोई एक राइटर है हमारे तरफ, वो कविता लिखेंगे तो उसमें हमेशा वो नेकेड एक स्त्री को रखते हैं। कोई मतलब नहीं है कि उस स्त्री को रखने की, लेकिन आप कविता लिखो बट अटैच करना है एक फोटोग्राफ, अटेंशन हो। तो ये चीजें वो मानसिकता आती है, वो दिखता है। अभी ऐसा होता है ना कि हम लोग परोस देते हैं छोटी छोटी चीजें और बाद में वही शिकार होती है बच्चियों पे, उनका निकलता है वो अपना। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है कि हम, मतलब आप सोचिए कि 3 साल की बच्ची क्या ही अभद्र पहन लेगी, 80 साल की औरत क्या ही अभद्र पहन लेगी। लेकिन हम लोग जब ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से जब हम एक मेल के साथ क्राइम होता है तो हम ये चीज देखते हैं कि अच्छा ये अरेंज्ड मैरिज थी, या अच्छा ये सुंदर नहीं दिखता था, या अच्छा ये ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, या अच्छा ये बहुत अमीर था लेकिन ये बहुत ही मतलब दिल फेक किस्म का था। और जो भी हम एज अ ह्यूमैनिटी जजमेंट इतनी जल्दी पास करते हैं औरत पे। तो मतलब अगर मैं अभी बैठ कर यहाँ पर आदमी के बारे में 5 चीजें बोल रही हूँ, एज अ लेडी मैं 50 चीज औरत के कैरेक्टर पे बोल सकती हूँ। इससे तो अपने बाल ऐसे रखे, इससे तो कपड़े ऐसे पहने, ये तो ऐसे बोलती है, तो ऐसे करती है। हम लोग सब एक 30 सेकेंड सर्वाइवल मैकेनिज्म को एक वे ऑफ लाइफ की तरह जब जी रहे हैं ना, यही फर्क है हम में और डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में। मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि हम गल्फ कंट्रीज से भी ज्यादा पिछड़ गए हैं और इसको पॉलिटिकल ज्यादा हम लोगों को सोचना चाहिए कि एक इंसानियत का मुद्दा है। और जब भी रेप जैसा शब्द न्यूज चैनल में आते तो हम नम हो चुके हैं, लेकिन जब भी ये शब्द आता है ना, हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए और हमारी भूख मर जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह टीवी खोलते हैं और चाय की चुस्की लेते हुए ये 100 खबरें एक साथ देखते हैं और फिर समाज में एक रेप होता है और फिर हम एक डिस्कशन करते हैं और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। तो मेरा बहुत धन्यवाद है कि आप सब इस डिस्कशन में जुड़े और ऐसे ही और डिस्कशंस के लिए आप नियप और विरासत न्यूज को जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।